चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज योर एजुकेटर पूजा। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 12 केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी भी अपलोडेड है, बट उसमें इतना डिटेल में बात नहीं की गई थी। तो आज की वीडियो में हम पीपीटीज के थ्रू इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को होपफुली आज का पूरा सेशन समझ में आएगा। एंड वन मोर थिंग, इस सेशन के बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको बोर्ड पे ज्यादा समझ में आ रहा है कि जो आज की वीडियो का जो पैटर्न है उस पैटर्न में आपको ज्यादा इजीली समझ में आ रही है चीजें। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो बहुत मजेदार लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करना, आप पूरी वीडियो देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा एंड सब कुछ समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना। देखो इस वीडियो में ही दो पार्ट में आप नाम को डिवाइड करो, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। ये तो मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो देखो बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में क्या करना है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। हमें इन दोनों के बीच का एक रिलेशन निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है केमिस्ट्री का। इसके न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपके एग्जाम में मोस्टली आता है, बट न्यूमेरिकल बिना थ्योरी के तो समझ में आना इम्पॉसिबल साउंड कर रहे हैं ना। आप एक दो क्वेश्चन लगा लोगे, बाकी फिर कहां से आएंगे। हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट उससे पहले गाइस जरूरी है कि आप लोग इसका थ्योरेटिकल सेशन कंप्लीट करो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हो, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हो, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है या केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप अपने घरों में देखते हो कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन कुछ चीजें बैटरी से चलती है ना। बैटरीज होती है, सेल्स आप डालते हो, काफी सारे आजकल तो टॉयज आते हैं, इलेक्ट्रिक टॉयज है ना। तो उन सब के अंदर क्या डलती है, बैटरीज डलती है, सेल डलते हैं। तो उन सब के अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दे रहे हैं ना उसको, वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस करवाई जा रही हैं। वही चीज आप लोग यहाँ पे समझोगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हो और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन जनरेट करते हो। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट रिलेट्स टू केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल चीज है, तो आप लोगों को यही इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें दो चीज मिल रही है, केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें इन दोनों के बीच ही क्या करना है, एक रिलेशनशिप निकालना है। देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर या तो आप केमिकल एनर्जी को चेंज करते हो किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, या फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हो केमिकल एनर्जी के अंदर। आप दोनों तरीके से एनर्जी का क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। केमिकल एनर्जी को आप चेंज कर रहे हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप चेंज कर रहे हो, वाइस वर्सा आप दोनों को क्या करोगे, चेंज करोगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस होंगी। अब ये रिएक्शंस किस तरीके से करेंगी ये हमें देखना है। हमारे पास में दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, वन इज स्पॉन्टेनियस एंड अनदर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? तो गाइस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होती है जो कि फटाफट से अपने आप हो जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने चाय रखी, गरम गरम चाय रखी आपने, ठंडी हो जाएगी, आपको करनी पड़ेगी क्या, ठंडी नहीं, वो अपने आप ठंडी हो जाएगी। तो उस तरीके की कुछ रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो उसको कहना नहीं पड़ता कि चल तू पढ़, वो अपने आप पढ़ने बैठ जाता है। जैसे उसको दिखता है ना कि एग्जाम सर पे आ गए, जैसे कि मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो सभी क्या करते हैं, जैसे ही एग्जाम आता है तो आराम से पढ़ने बैठ जाते हैं। जैसे ही मेरी क्लास आती है बच्चे देखने बैठ जाते हैं कि मैम ने कुछ अच्छा पढ़ाया हुआ, देख लेते हैं। वो अपनी पढ़ाई का पूरा मैनेजमेंट अपने दिमाग में करके चलते हैं कि हमें कब क्या पढ़ना है, इनको कहना नहीं पड़ता। तो वो कुछ हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जिस रिएक्शन को आपको करवाना पड़े। सारे बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं होते ना, कुछ एक बच्चे निकल जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, एग्जाम आने पर उनको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है कि चलो तुम पढ़ने बैठो भाई, तुम्हारे एग्जाम आ गए, तुम पढ़ने बैठो। तो इस तरीके से कुछ क्या होता है, आपकी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने एक आइस का टुकड़ा लिया और एक आपने आयन का टुकड़ा लिया। अगर आप आइस का टुकड़ा लो, आप उसको रख दो तो अपने आप क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, आपको उसको मेल्ट नहीं करना। वहीं अगर आपने एक आयरन का टुकड़ा रखा है तो उसको आपको मेल्ट करवाना पड़ेगा हीट दे करके, वो अपने आप मेल्ट नहीं होगा। तो जो अपने आप नहीं हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, केमिकल एनर्जी
तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, केमिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आइस का एग्जांपल आप ले सकते हो। ये आइस आपको दिख रही है, तो इस आइस का आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो कैसे स्माइल कर रही है, प्यारी सी हमारी आइस। तो ये अपने आप मेल्ट हो जाती है, इसको मेल्ट नहीं करवाना पड़ता। तो जो क्या करते हैं, कैपेबल टू प्रोसीडिंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद नो एक्सटर्नल एनर्जी बीइंग नीडेड, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, जब केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइक टॉयल्स है, उनके अंदर अगर हम बैटरीज डाल रहे हैं तो हमें वो रिएक्शन नहीं करवानी पड़ रही, वो अपने आप हो रहा है, बैटरीज अपने आप वर्क करती है, हमें नहीं करवाना पड़ता। जैसे कि मेरे पास में एक लाइट है जो कि बैटरी से चलती है, तो उसको आप स्विच ऑन करो वो चल जाएगी। वहीं अगर कोई दूसरी मेरे पास बैटरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो आप उसको स्विच ऑन करो वो नहीं चलेगी, आपको उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। जब आप उसे एक्सटर्नल एनर्जी दोगे, आप उसे स्विच में लगाओगे, वो तभी वर्क करेगी। तो वही रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जिनके अंदर आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब हम केमिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर हम एक बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी दो तरीके की होती है, वन इज इलेक्ट्रिकल, सेकंड वन इज बैटरी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल बैटरी है उसको आपको स्विच लगाना पड़ेगा, उसको आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो काम करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। वहीं अगर आपके पास कोई बैटरी वाली कोई आपके पास में लाइट है, तो आप उसको बैटरी उसके अंदर डालिए और वो अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देगी, आपको उसको एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे मैम बैटरी तो डालनी पड़ रही है, तो बैटरी से ही तो काम चलेगा ना, बिना बैटरी तो काम कैसे होगा। लेकिन वहां उसको स्विच ऑन भी करना पड़ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी जब तक दोगे तब तक वो चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी गई तो वो चलना बंद कर देगी, उसको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यही होती है जब क्या होता है, इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रोसीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आगे समझ में क्या होती है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यही दो रिएक्शन है आपको जो इस पूरे चैप्टर के अंदर याद रखनी है कि कौन सी स्पॉन्टेनियस है और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैंने बैटरी का एग्जांपल देकर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अब आप होपफुली नहीं समझोगे, इलेक्ट्रिकल से जब आप केमिकल में लेकर जाते हो, आपको पता है इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, है ना, इस तरीके से याद रखो। आपको पता है कि आपको इसको क्या देनी पड़ेगी, आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी ही तो है, आप उसको बाहर से एनर्जी दे रहे हो। तो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट केमिकल है, बैटरी है, तो उसको हमें एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो वो कैसी हो जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा एक सेकेंड है, थोड़ा गलत लिखा गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मैं ठीक करके दे दूंगी, जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी ना तो उसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस में, ये मैं करेक्ट करके दे दूंगी आप लोगों को जब इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ा, आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ा, आप लोगों ने एनर्जीज पढ़ा। अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो होता है सेल। सेल्स से ये पूरा चैप्टर आपका कनेक्टेड है, इसी से आपके सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। सेल्स होते हैं हमारे पास में कितने तरीके के, दो तरीके के, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट या पार्ट तो ज्यादा ही आएंगे, बट आज हम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। दो पार्ट में तो ये वीडियो जाएगी नहीं, इसके काफी सारे पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंथी करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, समझ में नहीं आती है चीजें, सब एकदम से मैसअप हो जाता है कि अरे इतना सारा एक साथ दे दिया मैम ने, तो पूरा वो मैस्ड अप ना हो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है तो हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। एग्जाम जब पास आ जाएंगे तो हम इसका वन शॉट लेकर के आप लोगों के लिए आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक कन्वर्ट की जा रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे कि ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, याद करिए कौन सी है ये, स्पॉन्टेनियस। और वहीं पे नॉन, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो ये कैसी थी,
नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोलेटिकल सेल भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ना, वोलेटिकल सेल और गैल्वेनिक सेल भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। ओके, तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की चीजें तो समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जब भी हम किन्हीं दो एलिमेंट्स के रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है, एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है, जो कि स्टेबिलिटी। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट या दो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो उनका मेन मोटिव ये होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी सबसे पहले नंबर पे आती है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो कोई भी एलिमेंट इसीलिए रिएक्शन करते हैं ताकि वो एक स्टेबल कंडीशन में आ सके। हमने रिएक्शन के टर्म में एक टर्म पढ़ी थी, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 10th में 11th में तो पूरा चैप्टर था आपका रेडॉक्स रिएक्शन पे, तो आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पढ़ रखी होगी। मैं ऐसा मान रही हूँ कि आप 12th के बच्चे हैं। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो, साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हो। जैसे कि अगर मैंने बात की Zn और Cu की, अगर हम क्या करते हैं, जिंक और कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो क्या होगा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दैट मीन जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। वहीं अगर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने वहां पर किया रिडक्शन। दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एक और आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल लिखती हूँ। अगर मेरे पास में है Zn और मेरे पास में है Cu2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर कॉपर को क्या मिल गए, कॉपर को यहाँ पर क्या मिला, इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं। तो देखिए एक चीज, यहाँ पर कॉपर ने क्या किया है, जिंक ने यहाँ पर क्या किया, जिंक ने किया ऑक्सीडेशन। वहीं पर अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर ने क्या किया है, रिडक्शन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो चुकी है, ये कैसी रिएक्शन हो चुकी है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब RED, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है। चलो अब एक चीज यहाँ पर और देखिए आप लोग, जैसे कि एक सेकेंड इनका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे पहले मैंने बोला Zn कन्वर्ट करता है किसके अंदर, Zn2 पॉजिटिव। देखो रिएक्शन समझना, Zn2 पॉजिटिव में और Cu2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट करता है, Cu में। तो यहाँ पर Cu का क्या हुआ है, हमारे पास में रिडक्शन और Zn का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम यहीं पर कॉपर और Ag की रिएक्शन करवाएं तो, कॉपर और Ag की रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास में है Ag2 पॉजिटिव, तो Cu किसमें कन्वर्ट करेगा, Cu2 पॉजिटिव में, और Ag किसमें कन्वर्ट करेगा, 2Ag में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने कॉपर की जिंक के साथ में रिएक्शन करवाई तो जिंक ने क्या किया, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर कॉपर ने क्या किया, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर कॉपर ने क्या किया है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन किया है कॉपर ने। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही एलिमेंट दो अलग अलग रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये कंप्लीट आपका जो डिपेंड करता है वो करता है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर आपको एक सीरीज में एलिमेंट दिए जाते हैं जिससे आपको पता लगता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव कैटरीना ने कार मांगी, ऑडिजन, फरारी, याद है सबको, है ना। तो उस तरीके से तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर। तो यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, होता है ना कि हमारे पास में जैसे कि देखिए एक है पर्सन मिडिल क्लास, ठीक है, एक है रिच क्लास और एक है पुअर क्लास। अगर हम मिडिल क्लास और रिच क्लास को कंपेयर करें तो कौन ज्यादा रिच होगा, रिच क्लास वाला पर्सन एक ज्यादा अमीर होगा ना, मिडिल क्लास वाला गरीब लगेगा। बट वहीं अगर हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कंपेयर करें तो
मिडिल क्लास अब ज्यादा रिच लगेगा और लोअर क्लास पुअर लगेगा। मिडिल क्लास जो पर्सन है वो एक जगह रिच लग रहा है, एक जगह पुअर लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिच भी है और वो पुअर भी है। फर्क पड़ रहा है कि हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, हम जिसके साथ भी उसका कंपैरिजन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा इसके मुकाबले तो ये अच्छा है। ठीक है, उसी तरीके से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर जिंक ने ऑक्सीडेशन किया, बट कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है एजी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीडेशन किया। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो ज्यादा रिच होगा, जैसे कि मैंने भी बात की कि एक रिच क्लास पर्सन है, एक मिडिल क्लास पर्सन है और एक लोअर क्लास पर्सन है। जैसे कि एक मिडिल क्लास पर्सन है, उसको पैसों की जरूरत है, तो वो पुअर क्लास के पास तो जाएगा नहीं, वो कहाँ जाएगा, वो रिच क्लास के पास जाएगा कि उससे मुझे पैसा मिलेगा। वहीं एक पुअर क्लास बना तो मिडिल क्लास के पास ही चला जाएगा कि भाई तू ही मुझे पैसे दे दे। बस वही बात है। कॉपर यहाँ पर थोड़ा गरीब है तो बेचारा जिंक से पैसे ले रहा है, लेकिन अगर सिल्वर ने कह दिया तो भाई कॉपर अमीर हो गया, क्योंकि कॉपर के पास में सिल्वर के मुकाबले तो ज्यादा ही है, तो भाई बोला चल ठीक है मैं देता हूँ। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर आप रिएक्शन बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो। रिडॉक्स रिएक्शन का इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। पूरे चैप्टर में जो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको रेडॉक्स रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है। तो बस इसीलिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन को इन डिटेल पढ़ना है, इन डिटेल हमें इसको समझना है। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सारा आपको ना पीपीटी में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को पीपीटी में मिल जाएंगी, क्योंकि जो मैं राइट कर रही हूँ ना उसको मैं सेव कर रही हूँ साथ साथ। तो ये मत सोचना कि हमें कंटेंट कैसे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है। अभी देखिए, अभी मेरे पास में है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास में एक बीकर है, एक कंटेनर है, जिसके अंदर मैंने सॉल्यूशन ले लिया। कौन सा सॉल्यूशन लिया हमने? CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब सबको पता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू इन कलर होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं इसके अंदर एक जिंक रोड। क्या ली हमने? एक जिंक रॉड डाली इसके अंदर, इस बीकर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हमने एक जिंक क्या डाल दी, जिंक की रॉड डाल दी। अब होगा क्या, देखो आप सबको पता है, अगर हम Zn और Cu को रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर दिए। ये पूरी रॉड कैसे हो गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर उसको गेन कर लेगा। कॉपर यहाँ पर क्या है, Cu2 पॉजिटिव फॉर्म में है ना, Cu2 पॉजिटिव फॉर्म में और SO4 नेगेटिव फॉर्म में है, सबको पता होता है ये। तो Cu2 पॉजिटिव ने क्या किया, जैसे ही उसने देखा कि अरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये कलर कैसा है सॉल्यूशन का, ब्लू कलर। जैसे ही कॉपर ने देखा कि जिंक से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कॉपर फटाफट से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को झपक के ले लेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन को तो मुझे लेना है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ना, इनका अट्रैक्शन चुंबक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत जल्दी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ने फटाफट से नेगेटिव चार्ज को लिया, तो यहाँ से Cu2 पॉजिटिव क्या बन गया, Cu बन गया, Cu बन गया, बचा क्या पीछे, SO4 नेगेटिव। क्या बना, SO4 नेगेटिव, और ये Zn इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन चुका है, Zn2 पॉजिटिव बन चुका है। पता है, समझ में आ रही है सबको बात? दोबारा देखो एक बार, ये मेरे पास में सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का था, ब्लू इन कलर था। जिंक की मैंने इसके अंदर रॉड डाली। अब जिंक का जैसे कि स्वभाव है, क्योंकि जिंक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि ये रिएक्टिव है भाई, कॉपर से ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब अमीर के पास में पैसा है तो वो कैसे तो दिखाएगा ना अपना पैसा, चाहे उछाल के दिखाए, चाहे दान दे के दिखाए, चाहे फैक्ट्रियां खोल के दिखाए, चाहे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन के दिखाए, अमीर अपना पैसा दिखाएगा ना, वैसे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। क्या किया, इसने पूरी रोड को नेगेटिव कर दिया कि पूरे इलेक्ट्रॉन रोड के अंदर डाल दिए कि तुम भी देखो भाई मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है ना, CuSO4 को दिखा रहा है। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने सारे इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और कॉपर 2 पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन के अलावा चाहिए ही क्या, तो कॉपर ने लपक के इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, और Cu2 पॉजिटिव से ये क्या बन गया, Cu बन गया। अब SO4 नेगेटिव रह गया अकेला तनहा। यहाँ Zn2 पॉजिटिव बन चुका है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो अब ये तनहा तनहा दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, ZnSO4 का सॉल्यूशन बना देंगे।
और ब्लू इन कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो सॉल्यूशन का कलर है ये ब्लू नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बचा ही नहीं है। अब ये सॉल्यूशन किसका हो चुका है, अब ये सॉल्यूशन हो चुका है ZnSO4 का। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे हुई, जिंक मैंने डाला किसके अंदर, CuSO4 के अंदर, और ये किस में कन्वर्ट कर गया, ये जिंक सल्फेट में कन्वर्ट कर गया और कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब अगर मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं क्या करूं, अगर हम क्या करें, हम इसी के अंदर एक बीकर लें और इसके अंदर हम सॉल्यूशन डालते हैं किसका, ZnSO4 का, और इसके अंदर मैं डॉट डाल दूं किसकी, कॉपर की। मुझे बताइए क्या अब कोई रिएक्शन होगी, क्या अब कुछ चेंज आएगा इस बीकर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर या रोड के अंदर, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आएगा, कमेंट में लिखो। रिएक्शन किस तरीके से बनेगी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी मैं अभी रिएक्टिविटी सीरीज, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है, तो कॉपर इसको रिप्लेस कर सकता है क्या, कॉपर मिडिल क्लास आदमी है, जिंक रिच पर्सन है, तो क्या वो रिच पर्सन को पैसा देगा, रिच पर्सन क्या लोअर क्लास से लोन लेगा, नहीं लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो यहाँ पर नो रिएक्शन अकर, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो दैट कॉपर कांट रिप्लेस जिंक, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर रिएक्टिविटी। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये आपको इतना मैटर पूरा का पूरा समझना है कि रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से वर्क करती है। इसके बाद आप लोगों को आगे की चीजें समझ में आएंगी। अब आपको एक चीज और यहाँ पर समझनी है, क्या कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, हमेशा बच्चा, चलिए ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। जो ऑक्सीडेशन होती है ना, वो हमेशा कहाँ होती है, एनोड रे पे होती है, और जो रिडक्शन होती है ना, वो हमेशा कैथोड रे पे होती है। ठीक है, क्या होती है, जो ऑक्सीडेशन है वो हमेशा एनोड पे होती है, और जो रिडक्शन होता है वो हमेशा कैथोड रे पे होता है। ये आपको याद रखना है। इसको याद करने के लिए आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, क्या, रेड कैट एन ऑक्स, रेड कैट। ठीक है, एन का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऊपर तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। रेड का मतलब रेडॉक्स और कैट का मतलब कैथोड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, रेड कैट एंड ऑक्स। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान आ जाएगा कि रेडॉक्स कहां पर होगी और ऑक्सीडेशन कहां पर होगी। तो ऑक्सीडेशन आपको याद रखना, ओ से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाएंगे ना। ए एन का पढ़ा था, आर्टिकल्स हमेशा 10th क्लास तक पढ़ते थे, अभी भी 12th में पढ़ते होंगे ना आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में क्या होता है, वोवल्स के आगे क्या लगता है, एन लगता है। तो इस तरीके से याद रख लेना। तो ये जो ब्रीफ मैंने आप लोगों को अभी तक बताया था, ये इस चैप्टर का आप ये कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन था, कि ये सारी टर्म्स जो है ये आप लोगों को इस चैप्टर में आगे जाकर के यूज करनी है। अब हम बात करते हैं सेल्स के फर्स्ट पार्ट की। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज की वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट कर देंगे। एक सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। ये आपको कंप्लीट ऐसे मिल जाएगी ना पीपीटी की, जो मैं राइट के साथ साथ सेव कर रही हूँ, आपको कंप्लीट पीपीटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे आज। किसके बारे में, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम एक नाम और देते हैं, क्या, डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये भी आप इसको बोल सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है।
स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ध्यान है आप सबको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। सबको ध्यान है? मैं एक बार लिख देती हूं, केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल रिएक्शन। आई थिंक ये पेन उतना विजिबल नहीं है, ये मुझे ही लग रहा है। नहीं, विजिबल नहीं है उतना ज्यादा। चलो सेकंड कोई और पेन यूज करते हैं, लेकिन व्हाइट ही ज्यादा विजिबल रहेगा। चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ने से पहले, या पढ़ना ही है हमें अब तो इसके बारे में, चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं। मेरे पास में यहाँ पर 2 बीकर हैं या 2 कंटेनर हैं। इसके अंदर मैंने लिए 2 सॉल्यूशन। फर्स्ट के अंदर मैंने क्या लिया? ZnSO4। इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन मैंने डाला? ZnSO4। और इसके अंदर रॉड कौन सी डाली? आप लोग बोले कॉपर की नहीं, जिंक की ही रॉड डालेंगे हम इसके अंदर। वहीं एक दूसरा बीकर मैंने लिया जिसके अंदर हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला? CuSO4। थोड़ा ध्यान से समझना रिएक्शन। CuSO4 और इसके अंदर मैंने किसकी रॉड डाल दी? कॉपर की रॉड डाल दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जिंक किस तरीके से रिएक्शन करता है। आपको पता है जिंक कन्वर्ट करता है किसके अंदर? जिंक टू पॉजिटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो जिंक क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो ये पूरी रॉड कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। पूरी रॉड कैसे हो जाएगी? ये नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात पता चल गई आप लोगों को। कॉपर कैसे रिएक्शन करता है? कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसमें कन्वर्ट करता है? कॉपर में कन्वर्ट करता है। Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट करेगा? Cu में कन्वर्ट करेगा। मतलब कॉपर को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि कॉपर कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये पूरी की पूरी रॉड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, पूरी रॉड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए अब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स को तो फ्री होते ही क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत शरारती होते हैं ना। जैसे ही उन्हें फ्री किया, उन्हें भागना इधर उधर, उन्हें टिकना ही नहीं है एक जगह, उन्हें रहना ही नहीं है एक प्लेस पे, तो वो रह ही नहीं सकते। उनको क्या करना है? उनको अपना प्लेस चेंज करना है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खलबली मचती है ना कि अरे हमें खुला छोड़ दिया, अब तो हमें भागना है। तो इलेक्ट्रॉन को भागना है और पॉजिटिव चार्ज ढूंढता है यहाँ वहां कि अरे यहाँ से नेगेटिव मिल जाए, यहाँ से नेगेटिव मिल जाए, कहीं से वो नेगेटिव मिल जाए, तो उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो होगा क्या? जो ये नेगेटिव चार्ज है ये फ्लो करेगा कहाँ पर? कहाँ पर फ्लो करेगा? कॉपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेंगे तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ये तो हम अच्छे से, बहुत ज्यादा, है ना। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं 10th में उनको तो बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप सबने पढ़ा होगा 10th में। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वहां पर करंट का फ्लो होगा। अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया एक बल्ब, क्या लगा दिया? यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी तो क्या होगा? ये बल्ब फ्लो करेगा। क्या करेगा? बल्ब ग्लो करेगा, सॉरी फ्लो नहीं, ग्लो करेगा। तो क्या होगा? जैसे ही करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इस बल्ब ने क्या कर दिया? ग्लो करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? केमिकल रिएक्शन से हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। हमने क्या किया? सिर्फ केमिकल रिएक्शन करवाई थी और यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हमने कर दी। बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर चुका है। बट एक सेकंड मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ पहले। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है? Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनॉक्स यानी कि एनोड पे। तो ये वाली रे कौन सी हो गई? एनोड रे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये वाली रे कैसी हो गई? रेड कैट कैथोड। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है हमारे पास में रिडक्शन हाफ सेल, और इसका नाम होता है मेरे पास में ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये इनका नाम होता है। इनको बीकर बीकर नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हाफ सेल है ना। देखो
हाफ यहाँ पर है, हाफ यहाँ पर है, ये हाफ है और ये अनदर हाफ है, हाफ और हाफ मिलकर के कंप्लीट एक सर्किट बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसका नाम होता है रिडक्शन हाफ सेल। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है और क्लियरली समझ भी आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, दोनों के अंदर जिंक और कॉपर की रॉड डाली। अब जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो बस इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना शुरू कर दिया, कॉपर ने गेन कर लिए। अब यहाँ पर बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगा, बहुत सिंपल सी बात है भाई। इसीलिए इस बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया और यहाँ पर ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब क्या यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, यहीं पर हमने केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी? बिल्कुल कर तो दी, बट यहाँ पर एक मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, बट परेशानी ये आ रही थी कि जो बल्ब है ना, ये ग्लो कर रहा है फिर शांत हो जा रहा है। मतलब ये बहुत देर तक ग्लो नहीं कर पा रहे, कॉन्टिन्यूअसली ग्लो नहीं कर रहा है, ये बहुत कम टाइम के लिए ग्लो कर रहा है। क्यों? बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन तो इसका है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। पढ़ते थे ना हम फिजिक्स में, एक कंप्लीट सर्किट होता था इस तरीके से बंद, तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, इस तरीके से चारों तरफ रोटेट करते थे, तो पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होता था। इसीलिए क्या होता था, हमारे पास में जो बल्ब है वो कॉन्टिन्यूअसली ग्लो करता था। अगर हम सर्किट को कंप्लीट नहीं करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी, वो करंट पूरा कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कैसे करेगा? अगर करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर हमारे पास में क्या नहीं आ सकती, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ सकती। सबसे पहला रीजन था ये। दूसरा रीजन क्या था, जब यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं, मैं दूसरे पे बात करती हूँ, यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि मेरे पास में ये बीकर है या ये है मेरे पास में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां पर मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर मैंने रॉड डाली किसकी, जिंक की। अपोजिट मैंने क्या लिया, रिडक्शन हाफ सेल लिया। इसको हम रिडक्शन हाफ सेल और डैनियल सेल की जब हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, जहां पर रिडक्शन हो रहा है, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्योंकि ये हमारे पास में हाफ सेल है, कंप्लीट नहीं है ये। कंप्लीट तो हम इसको सर्किट के थ्रू बनाते हैं, इसलिए हम इसको हाफ सेल बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हम बोलते हैं क्योंकि रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से इनके नाम होते हैं रिडक्शन हाफ सेल और उसका नाम होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिया किसका, CuSO4 का, और रॉड डाली किसकी, Cu की, कॉपर की। अब होता क्या है देखिए, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे Zn से, जैसे कि रिएक्शन में मैंने बताया Zn क्या करता है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो Zn2 पॉजिटिव कहाँ पर इकट्ठे होंगे, सारे के सारे जो Zn2 पॉजिटिव है ये निकल करके सारे के सारे सॉल्यूशन में इकट्ठे हो जाएंगे, सारे Zn2 पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बन रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है मेरे पास में, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसमें कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कॉपर तो निकल जाएगा ना, बचेगा क्या, SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और यहाँ पर मेरे पास में एक बल्ब है। ये रफ डायग्राम बनाया है मैंने अच्छे से समझाने के लिए। एक बार देखिए, एक तरफ मेरे पास में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप हो रहा है। दूसरी तरफ मेरे पास क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है। क्यों, SO4 नेगेटिव निकल रहा है, Cu तो निकल गया बाहर, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, न्यूट्रल बना रहे हैं ना ये। अगर Cu निकल जाएगा तो SO4 नेगेटिव अकेला रह जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर Zn के पास में मेरे पास में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया है, होता है ना। अगर मान लीजिए आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा मेहमान आ गए हैं एकदम से खाने पे, और आप लोगों ने उस दिन एक्स्ट्रा खाना बनाया था ये सोच करके कि आज हम इस खाने को बाहर दान दे देंगे, लेकिन उस टाइम घर में बहुत सारे मेहमान आ गए। अब जब घर में इतने सारे मेहमान हैं तो वो खाना तो सारा घर में ही लग जाएगा ना, बाहर किसी को कैसे दोगे, ठीक है। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन आपके पास में खर्चने के लिए बहुत सारी वजह है, तो पैसा आप अपने ऊपर ही खर्चोगे ना, बाहर किसी को क्यों दोगे। जब अपनी आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है, जब आपका अपना पेट भर जाएगा, देन ही आप उस खाने को क्या करोगे, किसी दूसरे को दोगे। आपके पास में कोई भी चीज एक्स्ट्रा है तो आप उसे दोगे। जब आपके पास खुद के पास उसे बहुत, जैसे कि एक घर में 5 बहन भाई हैं, 6 बहन भाई हैं, तो बड़ी बड़ी बहन के कपड़े किसी को बाहर क्यों दे, छोटे वाले बच्चे पहन लेंगे। जब एक घर में एक ही बच्चा है तो उसके कपड़े तो बाहर किसी को देने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही
जब यहाँ पर खुद के पास इतना पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों जाए? तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहीं पर रह जा रहा है। अब क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा, इसलिए ये बल्ब जो है वो कॉन्टिन्यूअसली ग्लो नहीं कर पा रहा है। तो ये एक मेन रीजन, मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि बल्ब जो है वो कॉन्टिन्यूअसली ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं हो पा रहा है। तो अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए, इस सर्किट को कंप्लीट किया जाए और इन चार्ज को न्यूट्रल किया जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में इंट्रोडक्शन होता है किसका, सॉल्ट ब्रिज का। किसका, सॉल्ट ब्रिज। ये एक टर्म है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये एक यू शेप्ड क्या होती है, ट्यूब होती है, जो कि सर्किट को कंप्लीट करती है। अगर हम उसे डैनियल सेल के अंदर अटैच कर दें, और ये क्या करती है, ये दोनों तरफ के सेल्स को भी क्या करती है, न्यूट्रल करती है। ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगी। सॉल्ट ब्रिज इज अ कनेक्शन containing a weak electrolyte between the oxidation and reduction half cell in a cell। सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये एक कनेक्शन है दोनों हाफ सेल्स के बीच में, जो कि इनके सॉल्यूशन को न्यूट्रल करता है और एक सर्किट को पूरा करता है। ये एक कनेक्शन होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये इस तरीके की कुछ यू शेप्ड ट्यूब होती है, जिसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि KCl। इसके अंदर सॉल्ट होते हैं KCl, और इसके अंदर एक जेल होता है, बहुत ही माइल्ड जेल, अगर ताकि इसको थोड़ा सा स्लिपरी बना दे, ताकि इजीली क्या हो, सॉल्ट का यहाँ पर फ्लो हो सके। देखिए होता क्या है, KCl ही क्यों लिया हमने, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। KCl क्या करेगा, KCl K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका यूज होता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी हम इसको बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोलते हैं, इसके काफी सारे नाम है। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो। बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो अभी सर्किट किस तरीके से कंप्लीट होगा, इसके अंदर अगर हम कन्वर्ट अटैच कर दे किसको, सोल्ट ब्रिज को। तो सोल्ट ब्रिज क्या करता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर इस तरीके से फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज को उधर पॉजिटिव की तरफ लेकर के आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव आयन इस तरीके से मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन उधर से मूव करेंगे। यहाँ से मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से मेरे पास में आयन्स मूव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से इस तरीके से यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो क्या हो रहा है, सर्किट एक तरीके से कंप्लीट हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ न्यूट्रलिटी लेकर के आ रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं पर पॉजिटिव का पोटेंशियल और कहीं पर नेगेटिव का पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा है, वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है। तो ये काम होता है किसका, सॉल्ट ब्रिज का। ये आप पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर मेरे पास में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस तरफ। इसका पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आयंस का फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिंक जो पॉजिटिव आयन है वो इस तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयन है वो इस तरफ आएंगे, और दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे एक दूसरे को। आगे बात समझ में, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। होप सो आप लोगों को जो ये गैल्वेनिक सेल है ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज एक कनेक्शन बिल्डअप करता है, दोनों तरफ के आयंस को न्यूट्रलिटी देता है, दोनों तरफ पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है, ये इसका काम होता है। यहाँ पर इसके सारे फीचर्स क्या कह रहे हैं, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही होता है गैल्वेनिक सेल में।
एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। कैथोड पॉजिटिव है, एनोड नेगेटिव है। इतना बात तो क्लियर हो जाएगा, अब तक तो हो ही गया होगा। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। याद है ना, एनऑक्स एंड रेड कैप। डिस्चार्ज ऑफ आयन अकर्स ओनली एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, आयंस का डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि आयंस निकल रहे हैं ना इधर। रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, करवाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव को अपने आप ही अट्रैक्ट करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ऑब्वियसली वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, तो ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लीव्स द सेल एट एनोड एंड एंटर द सेल एट कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चा वो एनोड पे निकलेंगे ना, Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कहां पर, एनोड पे, और जाएंगे इलेक्ट्रॉन कहां पर, कैथोड की तरफ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स करंट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। हम सबको ये अच्छे से पता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये है हमारा पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि फिर एक साथ ज्यादा समझ में नहीं आएगा ना आप लोगों को। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप सो आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड अब कोई भी क्वेरी नहीं बची है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। एंड बच्चा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ये पीपीटी के फॉर्मेट में आपको ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है या फिर हम बोर्ड पे ही कंटिन्यू करें। मुझे लग रहा है कि ऐसे थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, एंड कमेंट तो जरूर कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।